हे गाइस, कैसे हैं आप। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से कंडक्टेंस इन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। यानी हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के थर्ड सेगमेंट में पहुंच चुके हैं। फर्स्ट सेगमेंट हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ा था, सेकंड हमने इलेक्ट्रोलिटिक सेल पढ़ा था और अभी हम बात करने वाले हैं कंडक्टेंस इन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। तो मैं आरिफ मोहम्मद आप सभी का हमारे YouTube चैनल AK सर केमिस्ट्री पे स्वागत करता हूं और बात करते हैं कंडक्टेंस इन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। देखिए, सबसे अच्छा कंडक्टर मेटल्स को माना गया है, पर यहाँ पे हम मेटल्स के जो कंडक्टेंस होती है उसको डिस्कस नहीं करेंगे। हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन की कंडक्टेंस को। तो सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि मेटल्स में जो कंडक्टेंस होती है और इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में जो कंडक्टेंस होती है वो एक दूसरे से किस प्रकार से डिफरेंट होती है। यानी धात्विक चालक और विद्युत अपघटनी चालकों में जो चालकता होती है, चालकत्व होता है, वो एक दूसरे से किस प्रकार से भिन्न होता है उसके बारे में हम पहले बात करेंगे। तो सबसे पहले हम डिफरेंस कर लेते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेटालिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। तो शुरू करते हैं। देखिए, एक तरफ अपन ले लेते हैं मेटालिक कंडक्टर, मेटालिक कंडक्टर, और दूसरी तरफ ले लेते हैं इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस करेंगे। मेटालिक कंडक्टर मींस धात्विक चालक और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर मींस विद्युत अपघटनी चालक। धात्विक चालक, विद्युत अपघटनी चालक। देखिए, सबसे पहले धातुओं की बात करें। जैसे आप जनरली आपने देखा होगा कि जो बिजली की जो फिटिंग की जाती है उसमें वायर कौन से काम में लिए जाते हैं? तांबे के तार लिए जाते हैं या एल्यूमिनियम के तार काम में लिए जाते हैं? ये लेते हैं काम में। तो उनमें जो करंट का फ्लो होता है, विद्युत धारा का प्रवाह होता है, किन के द्वारा होता है? इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा होता है। तो मेटालिक्स जो कंडक्टर है इनमें करंट फ्लो किससे होता है? इलेक्ट्रॉन से होता है। करंट फ्लो कौन करता है? इलेक्ट्रॉन करता है मेटालिक कंडक्टर में, धात्विक चालकों में। जबकि इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर में जो करंट फ्लो है, करंट फ्लो कौन करते हैं? आयन करते हैं। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर मींस विद्युत अपघटनी विलयन, उसके अंदर विद्युत धारा का प्रवाह कौन करेंगे? जब विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो धनायन ऋणायन में टूट जाएगा। धनायन नेगेटिव इलेक्ट्रोड की ओर भागेगा, ऋणायन पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की ओर भागेगा, और इस प्रकार से क्या होगा? कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा। तो यहाँ पे मेटालिक में करंट फ्लो कौन कर रहा है? इलेक्ट्रॉन कर रहा है। और इलेक्ट्रोलिटिक में करंट फ्लो कौन कर रहा है? आयनों के द्वारा किया जा रहा है। फर्स्ट थिंग। सेकंड, ये फर्स्ट डिफरेंस हो गया। सेकंड डिफरेंस देखिए कि जब क्या तांबे के तार जैसे अपने बिजली फिटिंग में हो रखे हैं, तो वो तांबे के तार, उनमें से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो विद्युत धारा प्रवाहित होने से क्या उन कॉपर वायर्स का, तांबे के तारों का जो केमिकल कंटेंट है, रासायनिक संगठन है, वो बदल जाता है? इसको कुछ इस प्रकार से समझिए कि रात को हम टीवी देख रहे थे, इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित हो रही थी, और सुबह जब हमने देखा तो क्या ऐसा होता है कि जो तांबे के तार थे उनका कलर चेंज हो गया, वो बदल गए, उनका रूप बदल गया? ऐसा होता है? नहीं होता है। यानी विद्युत धारा प्रवाह, करंट फ्लो से इनके केमिकल कंटेंट में, रासायनिक संगठन में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं आता है। किन में नहीं आता है? मेटालिक कंडक्टर्स में, धात्विक चालकों में विद्युत धारा के प्रवाह से उनके रासायनिक संगठन में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं सेकेंड, ड्यू टू करंट फ्लो नो एनी केमिकल चेंज, यानी रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है। किनमें? धात्विक चालकों में, मेटालिक कंडक्टर्स में। जबकि विद्युत अपघटनी विलयन है, उसमें जब आप विद्युत धारा प्रवाहित करोगे
तो क्या होगा, धनायन और ऋणायन में टूट जाएगा, कैटायन एनायन में टूट जाएगा। टूटने का मतलब क्या हो गया, केमिकल चेंज हो गया। ठीक है, तो यहां पे क्या कर देंगे, ड्यू टू करंट फ्लो, ड्यू टू करंट फ्लो क्या हो जाता है, केमिकल चेंज, केमिकल चेंज रासायनिक परिवर्तन हो जाता है। करंट फ्लो से क्या हो जाता है, यहां पे क्या हो रहा है, रासायनिक परिवर्तन हो रहा है, यहां पे रासायनिक परिवर्तन नहीं हो रहा है। आ रही है बात समझ में, ठीक बात है, बढ़िया है। अब थर्ड देखते हैं। देखिए, जब विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा होता है इन धात्विक चालकों में, तो क्या धातु के जो परमाणु हैं, एटम्स है, वो बहते हैं, नहीं बहते। केवल कौन बहता है, इलेक्ट्रॉन्स बहते हैं। तो हम यहां पे क्या कहते हैं, कह सकते हैं पदार्थ प्रवाहित नहीं होता है, यानी नो एनी मैटर फ्लो ड्यू टू करंट फ्लो, यानी विद्युत धारा के प्रवाहन में पदार्थ का प्रवाह है मेटालिक कंडक्टर में नहीं होता है। जबकि यहां पे क्या होता है, धनायन है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे जाके निक्षेपित हो जाते हैं, ऋणायन है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे निक्षेपित हो जाते हैं। कैटायन किधर जा रहा है, कैथोड की ओर जा रहा है, एनायन एनोड की ओर आ रहा है। तो यहां पे हम क्या कह सकते हैं, पदार्थ, अरे आयन बहते हैं ना, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में आयन क्या करेंगे, बहेंगे। तो क्या कह देंगे, पदार्थ प्रवाहित होता है, मैटर फ्लो, मैटर क्या होता है, फ्लो होता है ड्यू टू करंट फ्लो। ठीक है, थर्ड डिफरेंस। फोर्थ की हम बात कर लें। देखिए, मेटालिक कंडक्टर अगर है, धात्विक चालक अगर है, तो उसमें विद्युत धारा का प्रवाह कौन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन कर रहा है। अगर आप इसके टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, यदि आप इसके ताप को बढ़ाएंगे, तो ताप को बढ़ाने पर जो इसमें परमाणु है, एटम्स है, वो क्या शुरू कर देंगे, वाइब्रेशन शुरू कर देंगे, कंपन शुरू कर देंगे। और इस कंपन से जो विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है, किसके कंपन से, परमाणुओं के कंपन से विद्युत धारा का जो प्रवाह हो रहा है, उस प्रवाह में ऑब्स्टेकल्स, रुकावट आएगी, रुकावट, प्रतिरोध आएगा, प्रतिरोध बढ़ जाएगा। यानी धात्विक चालकों में जब आप ताप बढ़ाओगे तो चालक का प्रतिरोध बढ़ जाएगा, और चालक का प्रतिरोध अगर बढ़ेगा तो विद्युत धारा का प्रवाह क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, करंट फ्लो कम हो जाएगा। तो क्या कह सकते हैं इसमें अपन, टेम्परेचर इंक्रीज, ताप क्या कर रहे हो, बढ़ा रहे हो, तो करंट फ्लो, विद्युत धारा का प्रवाह है, क्या कह दोगे, डिक्रीज। ऊपर तीर, टेम्परेचर क्या कर रहे हो, बढ़ा रहे हो, करंट फ्लो डिक्रीज, कम हो गया। ठीक है, यहां पे देखिए, इलेक्ट्रोलाइटिक जो कंडक्टर है उनमें क्या होगा, विद्युत अपघटनी विलयन है, ताप आप बढ़ाओगे तो जो विद्युत अपघट्य आपने ले रखा है, इलेक्ट्रोलाइट ले रखा है, उसका कैटायन और एनायन, धनायन और ऋणायन में टूटना क्या होगा, बढ़ जाएगा, ज्यादा टूटना शुरू कर देगा। और जितना ज्यादा टूटेगा उतने ही ज्यादा क्या प्राप्त होंगे, आयन प्राप्त होंगे। और अगर आयन ज्यादा प्राप्त हो रहे हैं तो कंडक्टेंस ऑफ करंट क्या होगा, बढ़ जाएगा। करंट का जो, विद्युत धारा का जो प्रवाह है वो बढ़ जाएगा। ताप बढ़ाने पर विद्युत धारा का प्रवाह बढ़ेगा, किनमें, इन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में। तो हम क्या कह सकते हैं, टेम्परेचर क्या कर रहे हो, इंक्रीज, टेम्परेचर इंक्रीज, तो करंट फ्लो भी क्या होगा, इंक्रीज। ठीक है, किससे कर रहा है करंट फ्लो, इलेक्ट्रॉनों से। मेटालिक कंडक्टर किससे कर रहा है, इलेक्ट्रॉनों से, जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक किससे कर रहा है, आयन से करंट फ्लो कर रहा है। फर्स्ट डिफरेंस। सेकंड, यहां पे किसी भी प्रकार, जब करंट फ्लो होता है तो किसी भी प्रकार का केमिकल चेंज नहीं होता है, किसमें, धात्विक चालकों में, जबकि विद्युत अपघटनी चालकों में रासायनिक परिवर्तन हो जाता है। थर्ड देखिए, इसमें धात्विक चालकों में कोई भी पदार्थ प्रवाहित नहीं होता है, जबकि यहां पे क्या हो रहा है, पदार्थ प्रवाहित होता है। थर्ड, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर
जो करंट फ्लो है वो कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि एटॉमिक वाइब्रेशन बढ़ जाता है, जिससे रेजिस्टेंस प्रतिरोध में वृद्धि होती है और करंट फ्लो कम हो जाता है। जबकि यहाँ पे क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ाया तो करंट फ्लो भी क्या हो गया, बढ़ गया। क्योंकि विद्युत अपघट्य का जो विदलन है, विघटन है, डिसोसिएशन है, वो बढ़ जाता है। तो इसका तुरंत एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया? मिटा दूं? ओके। आगे हम बात करेंगे फैक्टर्स जो कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स को अफेक्ट करते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। कौन क्या बात इसमें इसी में पढ़ेंगे, फैक्टर्स दैट affecting conductance of electrolyte। किसकी बात कर रहे हैं? उन कारकों की बात कर रहे हैं जो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, ठीक है। कौन से कारक डिस्कस कर रहे हैं? वे कारक जो विद्युत अपघटनी विलयन की चालकता को प्रभावित करते हैं, ठीक है। कारक जो विद्युत अपघटनी विलयन की चालकता को प्रभावित करेंगे। मोस्टली इसमें हम बात करेंगे 3 से 4 फैक्टर्स की, किस किस प्रकार से इफेक्ट करते हैं देखते हैं। फर्स्ट फैक्टर है यहां पे विलय अंतः क्रिया, यानी सॉल्यूट इंट्रैक्शन, सॉल्यूट इंट्रैक्शन, विलय अंतः क्रिया, ठीक है। सॉल्यूट इंट्रैक्शन क्या होता है? देखिए, विलय के अणुओं के मध्य जो आकर्षण पाया जा रहा है उसी की हम बात कर रहे हैं यहां पे। देखो, मान लीजिए NaCl है, तो Na पे क्या है, प्लस है, Cl पे क्या है, माइनस है। अगर ये प्लस माइनस जितना ज्यादा होगा तो प्लस और माइनस एक दूसरे की तरफ क्या होंगे, उतने ही अधिक आकर्षित होंगे, और आकर्षित अगर होंगे तो ये अपने आयनों में नहीं टूट पाएंगे, और आयनों में अगर नहीं टूट पाएंगे तो इनके द्वारा विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। कहने का मतलब है, जब विलय को विलायक में घोला जाता है तो यदि विलायक ने विलय को आयनों में तोड़ दिया, यानी विलायक के पास इतनी सामर्थ्य हो, क्षमता हो, कैपेसिटी हो कि वह विलय के कणों को आयनों में तोड़ दे, तो आयनों में कब टूटेगा आसानी से? जब उनके मध्य पाया जाने वाला आकर्षण बल क्या हो, कम हो। यदि आकर्षण बल अधिक होगा तो यह आयनों में नहीं टूटेगा। तो कहने का मतलब यह है, विलय के कणों के बीच में जितना कम आकर्षण बल होगा वह आयनों में उतना ही आसानी से टूटेगा, और उसके द्वारा उतना ही करंट फ्लो शो किया जाएगा। फर्स्ट फैक्टर। सेकंड, विलायक अंतःक्रिया, विलायक अंतःक्रिया, या इसकी जगह आप आकर्षण भी वर्ड यूज कर सकते हो, आकर्षण, ठीक है। अंतःक्रिया के स्थान पे क्या लिख सकते हो, आकर्षण भी लिख सकते हो, यानी सॉल्यूट सॉल्वेंट इंट्रैक्शन, सॉल्यूट सॉल्वेंट इंट्रैक्शन। देखिए, विलय विलायक आकर्षण क्या होता है? जब आप विलय को विलायक में घोल रहे हो तो यदि विलायक ने उस विलय को चारों ओर से कवर कर लिया, उसको चारों ओर से घेर लिया, तो घेरना, इस क्रिया को लास्ट क्लासेस में आपने 11th क्लास में पढ़ा हुआ भी है, बोलते हैं हाइड्रेशन, जल योजन। यानी जब आपने विलय को विलायक में घोला तो यदि वो जल योजित हो गया तो जल योजित होने के कारण क्या हो जाएगा, इसका आकार बहुत बड़ा हो जाएगा, और आकार अगर बड़ा हो जाएगा तो बड़े आकार के जो यहाँ पे आपको आयन प्राप्त हो रहा है उसका फ्लो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी बहने वाला कण जितना बड़ा होगा उसका फ्लो उतना ही कम होगा। तो अब आपके पास मान लीजिए ये Na+ है,
और इस Na+ के चारों ओर H2O के अणु इस प्रकार से कलेक्ट हो गए। Na+ के चारों ओर ये कौन आ गए? H2O के अणु आ गए। तो इसका क्या हो गया? हाइड्रेशन हो गया। हाइड्रेशन हो गया ये मींस इसका साइज क्या हो गया? बढ़ गया। और साइज बढ़ने के कारण इसका जो प्रवाहित फ्लो की जो कैपेसिटी है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। यानी कहने का मतलब है विलय विलायक के बीच में आकर्षण कम होना चाहिए। जो विलय के आयन है उनके मध्य भी आकर्षण क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। विलय और विलायक, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच भी आकर्षण क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। ठीक है, तो ये भी कम होना चाहिए, ये भी कम होना चाहिए, तभी ये अच्छा करंट फ्लो करेंगे। थर्ड देखते हैं। थर्ड है विलायक इंटरेक्शन, आकर्षण या अंतःक्रिया, सॉल्वेंट इंटरेक्शन, सॉल्वेंट इंटरेक्शन। ठीक है, इसके लिए एक टर्म काम में ले लें हम, सॉल्वेंट इंटरेक्शन। जो सॉल्वेंट में जो आकर्षण बल होगा उसको हम घर्षण के रूप में ले लेते हैं। कोई भी लिक्विड है वो जब बहता है तो किसके रूप में बहता है? लेयर्स के रूप में बहता है। इन लेयर्स के बीच में क्या होता है? फ्रिक्शन होता है। ऐसे बह रहा है, इस तरह से बह रहा है मान लीजिए, तो इन लेयर्स में क्या होगा? घर्षण होगा, फ्रिक्शन होगा, और उस फ्रिक्शन के लिए टर्म काम में लेते हैं हम विस्कोसिटी, श्यानता। ठीक है, अब देखिए करंट फ्लो के लिए क्या करना है? आयन फ्लो करना है। श्यानता वर्ड आप जानते हो कि कोई भी लिक्विड है वो गाढ़ा है या पतला है, उसी को श्यानता से अपन बताते हैं। गाढ़ा तो कह देते हैं श्यानता ज्यादा है, पतला तो कह देते हैं श्यानता कम है। तो अब मान लीजिए कोई आयन है, उसको एक तो एकदम पतला तरल है उसमें से बहना है, एक गाढ़े तरल में से बहना है, तो आसानी से किस में बहेगा? जो पतला तरल है उसी में तो बहेगा। जो थिन है, जो ज्यादा गाढ़ा नहीं है, उसमें आसानी से बह जाएगा। यानी ये श्यानता का मान जितना कम होगा उतना ही करंट फ्लो अधिक होगा। ठीक है, तो ये तीन फैक्टर हमने देखे। इन तीनों ही फैक्टर के मान क्या होने चाहिए? वैल्यू क्या होनी चाहिए? कम होना चाहिए, तब ही इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन अच्छी कंडक्टेंस शो करेगा। फोर्थ देखिए, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? इसका बात कर चुके हैं हम लोग, पर फिर सुन लीजिए कि इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, जब आप ताप बढ़ाएंगे तो जो आपने इलेक्ट्रोलाइट ले रखा है उसका आयनों में टूटना क्या हो जाएगा? तीव्र हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। और जितना ज्यादा आयनों में टूटेगा, कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी उतना ही ज्यादा, कंडक्टेंस ऑफ करंट उतना ही ज्यादा प्रदर्शित किया जाएगा, करंट फ्लो उतना ही ज्यादा होगा। देखो ताप बढ़ाओगे प्लस माइनस में ज्यादा टूटेगा, प्लस माइनस में ज्यादा टूटेगा, ऑपोजिट इलेक्ट्रोड की ओर अधिक बहेगा, और अधिक अगर बहेगा तो करंट फ्लो भी अधिक होगा। ठीक है, ओके। एक और यहां पे डिस्कस कर लेते हैं अपन, कंसंट्रेशन, सांद्रता। कंसंट्रेशन को क्या बोलते हैं? सांद्रता। देखिए अपन कह रहे हैं कि कंडक्टिविटी कब शो होगी? जब इलेक्ट्रोलाइट आयनों में टूटे और विपरीत इलेक्ट्रोडों की ओर बहे। तो यहां पे एक फिक्स कंसंट्रेशन की हम बात कर रहे हैं कि अगर आप कंसंट्रेशन बढ़ा दें, यदि आपने बहुत ज्यादा सांद्र विलयन ले रखा है, कंसंट्रेट विलयन ले रखा है, तो उसमें इतने ज्यादा आयन होंगे, क्या उनको बहने के लिए जगह मिलेगी? नहीं मिलेगी। तो विलयन तनु होना चाहिए, डाइल्यूट होना चाहिए। डाइल्यूट सॉल्यूशन में जो आयन है उनको आराम से फ्लो होने के लिए स्थान मिल जाएगा और करंट फ्लो आसानी से होगा। तो जो डाइल्यूट सॉल्यूशन है उसके द्वारा अधिक करंट फ्लो शो किया जाता है कंपैरेटिव टू कंसंट्रेट सॉल्यूशन। तो यहां पे ये 5 फैक्टर्स हैं जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन की कंडक्टेंस को इफेक्ट करते हैं। कौन कौन से? सॉल्यूट इंटरेक्शन क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए, तभी करंट फ्लो अच्छा होगा। सॉल्वेंट इंटरेक्शन कम होना चाहिए, तभी सॉल्वेंट इंटरेक्शन कम होना चाहिए, तभी करंट फ्लो अच्छा होगा। सॉल्वेंट विस्कोसिटी, श्यानता क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए, तभी अच्छा करंट फ्लो होगा। टेम्परेचर क्या होना चाहिए? जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन बढ़ता जाएगा, और इलेक्ट्रोलाइट का अगर डिसोसिएशन बढ़ेगा तो करंट फ्लो भी बढ़ेगा। कंसंट्रेशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन होना
चाहिए। तो ये हमारा जो बेसिक इंट्रोडक्शन था इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन से रिलेटेड वो हमने बात करी। आगे हम बात करेंगे कुछ टर्म्स की जो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस से रिलेटेड है। ठीक है, मिटा दें इसे। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मिटा देता हूं मैं। हो गया? ओके, आगे देखिए, बात करेंगे हम कुछ टर्म्स की। टर्म्स दैट रिलेटेड टू इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। टर्म्स दैट रिलेटेड टू इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। ठीक है, उन टर्म्स के बारे में हम यहां पे बात करेंगे। ओके, देखिए सबसे पहले इसमें बात करते हैं अपन ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, ओम का नियम। ओम का नियम 10th क्लास में 9th में फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ा हुआ होगा और ध्यान में भी होगा। क्या कह रहा है, कोई चालक है, उस चालक में जो विद्युत धारा बहती है, जो करंट फ्लो हो रहा है, वह करंट फ्लो उस पर आपने कितना पोटेंशियल लगा रखा है उसका, और उस चालक का कंडक्टर का रेजिस्टेंस कितना है, प्रतिरोध कितना है, इन दोनों का रेशियो क्या किसके बराबर होता है? करंट फ्लो के बराबर होता है। ध्यान देना, करंट फ्लो को अगर हम I कहें तो किस पे डिपेंड करेगा? ये इक्वल्स किसके होगा? इस कंडक्टर पर, इस चालक पर आपने कितना पोटेंशियल लगा रखा है, पोटेंशियल को बोल दें हम E से, और इस चालक का प्रतिरोध कितना है, R। इन दोनों के रेशियो के बराबर होगा इसमें प्रवाहित विद्युत धारा, यानी I बराबर E/R। यहां पे I क्या है? विद्युत धारा, करंट फ्लो, E क्या है? पोटेंशियल, विभव या विभवांतर, विभव भी लिख देता हूं इसको मैं, जनरल बोल सकते हैं। R है प्रतिरोध, रेजिस्टेंस, प्रतिरोध या रेजिस्टेंस। प्रतिरोध क्या होता है? प्रतिरोध करंट फ्लो में जो रुकावट आ रही है, बाधा आ रही है, ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, उसको बोलते हैं प्रतिरोध। R प्रतिरोध है और इसकी जो यूनिट होती है, मात्रक होता है, वो होता है ओम या ओम। ठीक है, तो R को क्या बोल सकते हैं? R विद्युत धारा के प्रवाह में आने वाली बाधा है और इसे R से शो किया जाता है, इसे प्रतिरोध कहते हैं। ओके, इसके पश्चात आगे हम बात करेंगे कंडक्टेंस की। बात आ रही है समझ में? I इज इक्वल्स टू E/R। R क्या है? रेजिस्टेंस। ठीक है, ओके, मिटा दूं? ओके, आगे देखिए, चालकत्व है, वर्ड आया चालकत्व, कंडक्टेंस, कंडक्टेंस। चालकत्व क्या होता है? प्रतिरोध क्या था? करंट फ्लो में आने वाली रुकावट। अगर ये रुकावट कम हो, भाई जो आप विद्युत धारा बह रही है, इस बहाव में जो रुकावट आ रही है, ये रुकावट जितनी कम होगी, करंट फ्लो क्या होगा? उतना ही अधिक होगा। कंडक्टेंस क्या होगी? उतनी ही अधिक होगी। चालकत्व क्या होगा? उतना ही अधिक होगा। तो हम क्या कह सकते हैं? कंडक्टेंस को C से शो करते हैं। कंडक्टेंस को किससे शो करते हैं? C से। तो C बराबर क्या बोल देंगे? 1/R, यानी प्रतिरोध का व्युत्क्रम। कंडक्टेंस क्या है? प्रतिरोध का व्युत्क्रम, इनवर्स का व्युत्क्रम क्या कहलाता है? कंडक्टेंस कहलाता है। C से इसको शो करते हैं। C इज इक्वल टू 1/R, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? यूनिट क्या लिख देंगे हम यहाँ पे? यूनिट प्रतिरोध की क्या थी? ओम। ओम नीचे आ गया तो क्या लिख देंगे? ओम इनवर्स या
ओम इनवर्स, और इसी को यूं भी लिख सकते हैं महो, इसका उल्टा महो। ठीक है, तो ये होगा आपका प्रतिरोध। आ रही है बात समझ में? आगे हम बात करेंगे, कंडक्टेंस हो गया, इस प्रतिरोध हो गया। आर देखो हमने देख लिया, आर क्या था? विद्युत धारा के प्रवाह में आने वाली रुकावट। सी क्या है? प्रतिरोध का व्युत्क्रम, इसका उल्टा मात्रक हो गया ये। आगे हम बात करेंगे प्रतिरोधकता की, रेजिस्टिविटी की। रेजिस्टिविटी देखते हैं हम क्या होती है, नेक्स्ट टॉपिक है प्रतिरोधकता। इसको विशिष्ट प्रतिरोध भी कहते हैं, प्रतिरोधकता भी कहते हैं, प्रतिरोधकता, या इंग्लिश में क्या बोल देंगे इसको? रेजिस्टिविटी, विशिष्ट प्रतिरोध, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, ये विशिष्ट प्रतिरोध और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, इसको शो करते हैं रो से। सिंबल क्या है इसका? रो। रो जहां भी दिखे तो इसका मतलब आप ये समझेंगे। देखिए, चालक के लिए, कंडक्टर के लिए हमने कहा था कि जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करता है, प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के और ट्रांसवर्स एरिया के, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के। R प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A, लंबाई और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, ये L और A। देखिए जो मेटालिक कंडक्टर है उसमें तो हम क्या कह देते हैं, जो तार है उसकी लंबाई और तार की मोटाई, परंतु यहाँ पे L और A क्या होता है ये हम बात करेंगे, अभी मैं समझाने की कोशिश करूंगा आप लोगों को। तो अब यहाँ पे जब आपने ये प्रोपोर्शनल का साइन रिमूव करा, यहाँ पे क्या लगा दिया? एक कांस्टेंट लगा दिया L अपॉन A। यही कांस्टेंट क्या है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंट या रेजिस्टिविटी। तो अब देखिए क्या लिख सकते हैं, रो इज इक्वल्स टू आर ए अपॉन एल, ऐसा लिखा जा सकता है, रो इज इक्वल्स टू आर ए अपॉन एल। देखिए यहाँ पे एल और ए क्या होता है, ध्यान दें, ये एक इलेक्ट्रोड है किसी सेल का, इस सेल को मैं कंडक्टिविटी सेल नाम दे दूं, ये दूसरा इलेक्ट्रोड है और इन्हें अपने एक पात्र में ले रखा है, ठीक है, ये इलेक्ट्रोड। अब यहां पे L क्या है? इन इलेक्ट्रोड के बीच की जो डिस्टेंस है, इनके बीच की जो दूरी है वो किसके बराबर है? L के बराबर। दो इलेक्ट्रोड सेल में रखे हुए और इनके बीच की जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस L है, और इनका ये एरिया, ये क्षेत्रफल, इस इलेक्ट्रोड का जो ये क्षेत्रफल है ये A है, ये क्या है? A, ठीक है। इनके बीच की डिस्टेंस L और ये क्षेत्रफल A, जो ये एरिया है वो A है, ठीक बात है। आ रही है बात समझ में? वहां पे तो क्या था, चालक तार की लंबाई और उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, मोटाई। यहाँ पे किसकी बात करेंगे? इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की डिस्टेंस L और इलेक्ट्रोड का क्षेत्रफल एरिया क्या बोल देंगे? A, ठीक है। तो रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल। ओके, अब देखिए हम इसकी यूनिट देखते हैं। यूनिट क्या होनी चाहिए? यूनिट आर की यूनिट क्या होती है? ओम। एरिया की सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो एक चीज और बता दो, यहाँ पे लंबाई का जो यूनिट है, लेंथ की जो यूनिट है वो मीटर की नहीं लेनी है, हमें सेंटीमीटर लेनी है, क्योंकि हम सेल क्या बनाएंगे? छोटा सा सेल तो होगा, इतने से डब्बे में सेल बनाएंगे, कोई बड़ी सिंटेक्स वाली टंकी में तो बनाने वाले नहीं है, इसलिए लेंथ क्या लेनी है? सेंटीमीटर में लेनी है, क्योंकि 1 मीटर पे, 1 मीटर लगभग इतना होता है, तो इतनी दूरी पे आप दो इलेक्ट्रोड को थोड़ी रखोगे, है ना। तो जो यूनिट, जो लेंथ की यूनिट है वो आपने सेंटीमीटर में लेनी है, ठीक है। ओम सेंटीमीटर आ गया, स्क्वायर लेंथ की यूनिट क्या होगी? सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, यूनिट क्या हो गई? ओम
सेंटीमीटर। रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होगी? ओम सेंटीमीटर। ठीक है, ओके। अब देखिए आगे इस सूत्र को देखिए, ये जो अपने पास फॉर्मूला आया है इसमें मैं लिख दूं समीकरण 1 में इफ A is equals to 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, L is equals to 1 सेंटीमीटर। A क्या है? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, L क्या है? 1 सेंटीमीटर। तो देन रो इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? R। रो इज इक्वल्स टू R। देखो इसको समझेंगे हम, एकदम इसको अपने अंदर ढालने की कोशिश करेंगे। नई जो भी टर्म्स आती है पहले आपके लिए नहीं है, पर जैसे आप 2 बार पढ़ लोगे तो आपके लिए वो टर्म क्या हो जाएगी? पुरानी हो जाएगी। यहां पे हम क्या कह रहे हैं कि जो इलेक्ट्रोड है उसका क्षेत्रफल कितना है? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? 1 सेंटीमीटर। देखिएगा ये 2 इलेक्ट्रोड, ठीक है, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? ये वाली डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर। इसको मैं डॉटेड लाइन से शो कर दूं, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर ये वाली डिस्टेंस। ठीक है, ओके। और इस इलेक्ट्रोड का जो ये एरिया है ये कितना है? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। डिस्टेंस क्या बोला? एरिया क्या बोला अपन ने? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। इनके बीच की दूरी कितनी है? 1 सेंटीमीटर। तो अब देखिए ये इलेक्ट्रोड एक सेल में रखे हुए हैं, तो हम क्या कहेंगे? इन दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच में क्या है? एक विद्युत अपघटनी विलयन है ना, एक विद्युत अपघटनी सॉल्यूशन है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है। तो हम क्या कह देंगे? इस सॉल्यूशन की, इस विलयन की का प्रतिरोध, कौन सा विलयन? जो इन इलेक्ट्रोडों के इतने वॉल्यूम में उपस्थित है, इसका प्रतिरोध ही क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध, प्रतिरोधकता, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी कहलाएगा। ठीक है ना? कितना? इस यहां पे क्या बन गया? देखिए ओवरऑल ये 1 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर कैसे स्क्वायर आया? ये भी 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर है। ओवरऑल हम क्या कह दें? ये क्यूब है, और क्यूब के वॉल्यूम को क्या कह सकते हैं अपन? सेंटीमीटर क्यूब। क्या बोल सकते हैं? सेंटीमीटर क्यूब। यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन का प्रतिरोध बराबर रो। किसी विद्युत अपघटनी विलयन के 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन का प्रतिरोध रो कहलाता है। और यहां पे एक चीज और बता दूं आप लोगों को, 1 सेंटीमीटर क्यूब किसके इक्विवेलेंट होता है? 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1 ml, 1 ml। तो हम क्या कह सकते हैं? 1 ml सॉल्यूशन का प्रतिरोध, रेजिस्टेंस ही स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहलाता है। बात आ रही है समझ में? कुछ नहीं किया, ये पहले पढ़ा हुआ है, फिर भी देख लीजिए। इसके प्रोपोर्शनल होता है और इसके इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है, ये फॉर्मूला लिख दिया। फिर हमने बोला ए बी यूनिट है, एल बी यूनिट है, तो रो बराबर क्या हो गया? आर हो गया। तो अब ये वैल्यू से अपन ने यहाँ पे समझने की कोशिश करी, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर है और इसका जो एरिया है वो 1 सेंटीमीटर क्यूब है। तो इसके बीच जो लिक्विड है उसका वॉल्यूम कितना हो गया? 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का प्रतिरोध ही विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है, या हम कहते हैं 1 ml विद्युत अपघटनी विलयन का प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो गाइस आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक जितनी बातें आप लोगों को बताई गई है उनको रिपीट करिए, मैक्सिमम रिपीट करिए। कोई भी दिक्कत आती है, किसी तरह का कंफ्यूजन है तो कमेंट करिए। मिलेंगे अगली क्लास में। विश यू ऑल द बेस्ट। पढ़ते रहिए।